हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरिना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो लेक्चर होने वाला है ये मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर है। आज जो है मध्यकालीन का जो इतिहास हम जो समरी कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर कर रहे हैं, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया जो है, आधुनिक भारत, उसके ऊपर हम लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं जल्दी से इसे शुरू करती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अंत तक देखकर बताना कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप, मैं समझती हूँ कि लाइक करके मुझे बता ही देंगे कि आपको अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो मुग़ल साम्राज्य की जो शुरुआत होती है, जो संस्थापक माने जाते हैं मुग़ल साम्राज्य के, वो बाबर हैं। ठीक, मैं समझती हूँ ये आपको पहले से पता भी होगा। तो बाबर का जो समय है वो 1526 से 1530 ईस्वी का है, जो शासन करने का समय है। ठीक, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी फरगना में हुआ। बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सागा ने दिया था। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जो है जीत हुई थी और लोधी की हार हुई थी, इब्राहिम लोधी के। और उसके बाद से जो है हिंदुस्तान में मुग़लों का शासन प्रारंभ हुआ। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था ये। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी। उसने चंदेरी के युद्ध में जो 1528 ईस्वी में हुआ था, में मेदिनी राय को, तथा घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। ठीक है, पराजित कर दिया था संयुक्त अफगान सेना को। और बाबर ने गज़े बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। किसका? गज़े बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। यह तुर्की भाषा में थी। किस में थी? तुर्की भाषा में थी। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक, तो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की हुई थी, पूरी आत्मकथा लिखी है। फिर मुंबईयान जो है पद्य शैली, उसका भी जनक इनको माना जाता है। ठीक, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था। किसका? सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर का मकबरा आगरा में था, जिसे काबुल में अकबर ने स्थानांतरित करवाया। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने जो है काबुल से काबुल से जो है काबुल से नहीं, आगरा से काबुल में किसका मकबरा स्थानांतरित हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आगरा से काबुल में बाबर का मकबरा किसने स्थानांतरित करवाया था, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। जहांगीर तथा बहादुर शाह जफ़र के मकबरे भी भारत के बाहर हैं। कहाँ हैं? भारत के बाहर हैं। ठीक, और उसके बाद अब हम चलते हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं जो हैं वो बाबर के पुत्र हैं, बेटे हैं। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल है वो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद ये भारत से बाहर चले गए थे। वो क्यों चले गए थे मैं बताऊंगी अभी। और फिर दोबारा से आए 1555 में, और 1556 ईस्वी तक राज किया। और 1556 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। दीन पनाह जो है ये पुराना किला, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर ये दीन पनाह स्थित है, और ये एक लाइब्रेरी है। ठीक, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। कौन विजयी रहा? शेर खां विजयी रहा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई
1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ? आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जो है 1540 में हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा और वो फिर कहीं छुपते छुपाते हुए अपना जीवन जो है कहीं और बिता रहे थे, क्योंकि इधर जो है शेर खां का कब्ज़ा हो गया था। ठीक। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर 1555 में दोबारा से हुमायूं आए, ठीक है, और फिर एक बार दोबारा से उनके शासन की शुरुआत हुई दिल्ली पर, जब कब्जा कर लिया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ऐसा कहा जाता है, कहीं से थोड़े बहुत इस तरह की बातों का पता चला है। इसलिए इसने हफ्ते में 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। तो ये याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा जो है खुद हुमायूं ने नहीं बनवाया। वैसे खुद तो बहुत कम ही है, क्योंकि खुद तो कोई बना नहीं पाता, उनके मरने के बाद कोई और ही बनाता है। तो इनका जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो फिर 1556 में जो है दीनपनाह, यानी कि जो मैंने आपको बताया पुराना किला है और वहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके संदर्भ में लेनपुल ने एक लिखा है थोड़ा सा, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है, मुझे कुछ अच्छी भी नहीं लगती ये बात, लेकिन लिखा है तो बता देती हूँ। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो लड़खड़ाते हुए गिरे, जो उससे जान चली गई। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि लड़खड़ाते हुए वो जीवन भर रहे, ये कहना इतना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आप देखें तो एक व्यक्ति जो लगातार जो है संघर्ष में रहा और संघर्ष करता रहा और फिर दोबारा उसने हिम्मत जुटाई और फिर दोबारा से जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा भी किया, तो मुगलों की सत्ता जो है वो छीनने नहीं दी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसे इस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। अब बात करते हैं शेर शाह की। शेर शाह अभी जिक्र आया था, थोड़ा सा ऊपर भी बात की थी ना मैंने थोड़ी सी शेर शाह के बारे में। आप कहेंगे शेर शाह के बारे में कहाँ बात की थी? शेर खां के बारे में बात की थी, है ना। तो बताती हूँ आपको। देखिए, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। किसकी? शेर खां की। तो जो युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का, वो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था ना, तो वही शेर शाह ही शेर खां है। ठीक। शेर शाह ने जीटी रोड बनवाया, डाक प्रथा का प्रचलन किया, पुराना किला कुन्हा बनवाया। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा है कि पुराना किला कुन्हा बनवाया, तो आप कहेंगे कि अभी तो मैं आपसे कह रही थी कि दीनपनाह जो है वो पुराना किला है और वहाँ से उसको मैंने बताया आपको कि उसका निर्माण जो है हुमायूं ने करवाया था। तो वो सिर्फ एक दीनपनाह जो ख़ास एक जगह है, सिर्फ उतने का निर्माण करवाया था। असल में जो पूरा किला है, जो पूरा पुराना किला आपको दिखाई देता है, वो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि पुराना किला किसने बनवाया था, तो फिर आपको शेर शाह का नाम लेना होगा। और ख़ास पूछा जाए कि दीनपनाह किसने बनवाया था, उसकी स्थापना किसने करवाई थी दिल्ली में, तो वो हुमायूं ने करवाई थी, लेकिन वो भी पुराने किला में ही शामिल है, उसी जगह पर है। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका समकालीन था। उसने पद्मावत की रचना की। किसकी? पद्मावत की रचना की। कलिंजर के युद्ध में गोले के फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? शेर शाह की मृत्यु हो गई। वरना तो हो सकता है कि हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। अगर शेर शाह की मृत्यु ना हुई होती तो हो सकता है मुग़लों के राज की वजह शेर शाह का राज, उनका वंश चल रहा होता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। कुछ इस तरह की बातें भी इतिहास के बारे में चलती रहती हैं। फ़िलहाल शेर शाह तो चलेगा, शासन रहा मुग़लों का। ठीक है।
यहाँ एक पॉइंट और आपको बता दूं कि शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था और उसको जो है आगे शासन उसका नहीं चल पाया। जैसे कि आपको पता है कि 1555 में हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आ गए हैं हम सबसे प्रसिद्ध मुग़ल शासक अकबर की तरफ। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत होगी कि अकबर जो है हुमायूं के पुत्र हैं। ठीक है, हुमायूं जो है अकबर के पिता हैं। तो अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक का रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर स्थान पर हुआ। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। ठीक, और इसीलिए इसको जो 1556 से 1560 तक का समय है इसको पेटीकोट की सरकार भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है खुल के अकबर ने अपना रूल नहीं किया था, किसी के संरक्षण में काम हो रहा था। किसी के क्या, बैरम खां के संरक्षण में। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध, अब दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ में अकबर ने हेमू को पराजित किया। किसको हराया? हेमू को पराजित किया। तो पानीपत के 3 युद्ध हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। प्रथम युद्ध बाबर का था, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो है वो अकबर का है, और तृतीय पानीपत का युद्ध भी अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसी लेक्चर में अभी आने वाला है वो भी। ठीक है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, इसमें अकबर विजयी हुआ। अकबर ने दीन इलाही चलाया और इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया? इबादत खाना बनवाया। तो ये जो इबादत खाना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले बताती हूँ, दीन इलाही जो है ये क्या था? ये सभी धर्म की सहिष्णुता की नीति थी। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को मिलाकर जो है दीन इलाही बनाया गया था। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इसको कुछ किताबों में तौहीद इलाही भी लिखा होता है। दीन इलाही जो है एक सभी धर्म के लोग जो है आपस में मिलजुल के अच्छे से रहें, सहिष्णुता से रहें, उसके बारे में था ये। ठीक है, बीरबल प्रथम एवं अंतिम हिंदू था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त लागू किया। कौन सा? दहसाला बंदोबस्त लागू किया। उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, दसवंत एवं बसावन थे। कौन कौन थे? अब्दुस समद, दसवंत एवं बसावन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा निर्मित किया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। ये आपको याद रखना है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। वैसे तो अकबर से जुड़ा हुआ हर तथ्य जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन मनसबदारी जो है काफ़ी लंबे समय तक चली आगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है, जो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, पुत्र हैं जहांगीर अकबर के। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया था। और आपको पता ही होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। वो 9 रत्न कौन कौन थे उनके नाम बताती हूँ। मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, हकीम खां, फैज़ी, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन। ठीक है, ये 9 रत्न थे। अब बात करते हैं, अकबर ने जो है कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाई थी, उस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। आगरा का लाल किला बनवाया। क्या बनवाया? आगरा का लाल किला। ये दिल्ली वाला मत समझ लेना। ठीक है, इलाहाबाद का किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा जो है ये हाईएस्ट गेट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है।
ये 171 फीट ऊंचा है, ठीक है, इतना बड़ा है ये। इसी वर्ष इबादत खाना बनवाया। इबादत खाने के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, ऊपर। ये इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में ही है, ठीक। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो है वो अकबर के पुत्र हैं, ठीक। समय है इनका 1605 से 1627 ईस्वी। 30 अगस्त 1569 यानी 1569 में जन्म हुआ। बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, सलीम था। 1605 ईस्वी में वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा, ठीक। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है इनको। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, ठीक है। किसकी सहायता देने के लिए, खुसरो को सहायता दी थी इस वजह से। जहांगीर का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर थी, चित्रकला उत्कर्ष पर थी, ठीक है। जहांगीर दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, ये सारे जो है बहुत अच्छे चित्रकार थे मुगल काल में जहांगीर के समय पर। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके समय कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपियन यात्री आए थे। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आए थे, तो बता देते हैं जहांगीर के समय पर आए थे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैप्टन हॉकिंस आए थे, नहीं, सर टॉमस रो भी आए थे। तो कभी नाम बदल के भी पूछ सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस का तो पूछते ही हैं अक्सर। और वो आपसे पूछ लें कि भाई विलियम फिंच किसके टाइम में आए थे या सर टॉमस रो किसके टाइम में आए थे, तो पता होना चाहिए आपको ये सब भी जहांगीर के समय ही पहली बार हिंदुस्तान आए थे यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय यात्री। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन निसा था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके काल में अंग्रेज़ों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। फारसी में अपनी आत्मकथा तुज़ुके जहांगीरी की रचना की। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक। अब बात करते हैं हम शाहजहां की। तो शाहजहां जो है वो जहांगीर के पुत्र हैं और इनका समय है 1627 से 1657 ईस्वी। खुर्रम उर्फ शाहजहां। तो खुर्रम जो है ऐसा माना जाता है कि खुर्रम जो है वो शाहजहां का ही नाम था। शाहजहां का बचपन का नाम शायद खुर्रम था, इस तरह का कुछ कयास जो है वो लगाया जाता है। 100% मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है शाहजहां का नाम खुर्रम है इस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। खुर्रम उर्फ शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से हुआ, जिसे उसने मलिकाए ज़मानी की उपाधि प्रदान की, ठीक है। तो जो मुमताज़ महल है, आप इनके नाम से वाकिफ़ ही होंगे, इनकी याद में ताजमहल बनवाया गया है, ठीक है। तो इनका रियल नेम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये लाइन भी आ गई, आपको बता चुकी हूँ मैं। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर का काल क्या था, चित्रकला का स्वर्ण युग था, और शाहजहां का जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की। इसी में उन्होंने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे लाल किला या किलाए मुबारक के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। इन्होंने दीवाने आम तथा दीवाने ख़ास तथा जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया।
आगरा की मोती मस्जिद भी बनवाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने इनको बंदी बना लिया था। ठीक, आपको पता ही होगा कि औरंगज़ेब का जब रूल हुआ तो उन्होंने शाहजहां को जो है बंदी बनाकर रखा था, अपने पिता को। ठीक है, 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि शाहजहां जो है उनकी इच्छा ये थी कि दारा शिकोह जो है वो गद्दी पर बैठे और राजा वो बने नेक्स्ट, लेकिन औरंगज़ेब ज़्यादा अभिलाषी था और औरंगज़ेब ने जो है दारा शिकोह को एक युद्ध में हराकर खुद वो गद्दी पर बैठ गया। शायद यही वजह थी कि उसने शाहजहां को जो है शाहजहां को जो है बंदी बनाकर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि शाहजहां को अगर खुला छोड़ेंगे वो तो वो उनको जो है गद्दी पर नहीं रहने देंगे। ऐसा हो सकता है, संभवतः, मुझे ये अनुमान है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औरंगज़ेब की अब बात कर लेते हैं। हालांकि औरंगज़ेब का जिक्र हमने पहले ही कर लिया। तो औरंगज़ेब जब राजगद्दी पर बैठे तो फिर इनके बारे में क्या देखते हैं कि गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ जन्म हुआ, क्या सब था। तो औरंगज़ेब का जो समय है वो 1657 से 1707 ईस्वी तक है। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। इनको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगज़ेब वीणा वादक था। इसने झरोखा दर्शन एवं नौरोज़ मनाने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, झरोखा दर्शन और नौरोज़ मनाने पर प्रतिबंध लगाया और 1679 में जजिया कर पुनः प्रारंभ किया। औरंगज़ेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और सती प्रथा जो है उसको ख़त्म करवाया। औरंगज़ेब ने ताजमहल की नकल कर बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। बना हुआ होता तो आपने भी कहीं इतिहास में पढ़ा होता, तो बन नहीं पाया, है ना। औरंगज़ेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो औरंगज़ेब के बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको मराठों के बारे में भी बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मराठा भी मिडिवल पीरियड में एक इम्पोर्टेंट शक्ति पावर कह सकते हैं जो रही, और काफ़ी जगहों पर जो है मराठा मुग़लों के विरुद्ध भी रहे। तो इसलिए हम थोड़ा सा मराठाओं के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। उनके गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। ठीक, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा सूरत को 1664 ईस्वी में अधीन किया। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, पुरंदर की संधि मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह, कौन है, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। तो ये याद रखना है आपको। शिवाजी के मंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक करवाया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। किसकी? छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। फिर पानीपत तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था।
तो ये एक इम्पोर्टेंट युद्ध है, पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध जो इतिहास में मौजूद है हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मध्यकाल का इतिहास जो है वो समाप्त होता है। मैं थोड़ा सा आपको जो है सिखों के बारे में भी बताना चाह रही थी, लेकिन मैं अब उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी और हम जो है यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आधुनिक काल पर होगा। जैसे कि आपको पता है या नहीं पता है तो पता चल जाएगा कि औरंगज़ेब की जो मृत्यु होती है 1707 में, वो इतिहास में एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उस समय के बाद से जो है बहुत कुछ हिंदुस्तान में बदल जाता है और जो मुग़ल पावर में सत्ता में जो केंद्र में एक मौजूद मजबूत शक्ति थी वो जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो लेटर मुगल्स हुए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वहाँ से जो है फिर हम कहेंगे कि लेटर मुगल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल रहे नहीं। और हालांकि उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताऊंगी, लेकिन वो सब आएगा आधुनिक काल के अंतर्गत, क्योंकि 1707 से जो है 1947 आधुनिक काल का पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही अगर शेयर करना चाहें तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अब नए लेक्चर में जहाँ हम आधुनिक काल 1707 से लेकर 1947 का जो समय है उस पे शुरुआत करेंगे, उस पे लेक्चर होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।